डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है अपने ही यूट्यूब चैनल वेलकम ज्ञान में। और आज के वीडियो में हम लोग कक्षा 10 विषय विज्ञान का अति महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न को करने वाले हैं, जो आगामी बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी उपयोगी है। तो चलिए बिना देर किए हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है। तो जो नेत्र होता है, मानव का नेत्र होता है, वह उसमें जो लेंस रहता है वह उत्तल लेंस रहता है। तो ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि मानव नेत्र का जो लेंस होता है वह किस तरह का होता है, उत्तल लेंस की अवतल लेंस। तो हमेशा याद रखेंगे कि मानव का नेत्र जो होता है उत्तल लेंस की तरह काम करता है। किस लेंस की तरह कार्य करता है? उत्तल लेंस की तरह कार्य करता है। और उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, तो ये बनता है रेटिना पर। कहाँ बनता है? रेटिना पर बनता है। और रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वह वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। कैसा प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक और उल्टा बनता है और वस्तु से छोटा बनता है। लेकिन मस्तिष्क में इस तरह की संवेदना होती है जो वस्तुओं को सीधा करके दिखाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वास्तविक, उल्टा एवं छोटा। नेत्र द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है और वस्तु से छोटा बनता है। राइट आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए क्या उपयोग किया जाता है? गैल्वेनोमीटर, वोल्टामीटर, वोल्टमीटर, एमीटर। तो देखिए, विद्युत परिपथ में धारा मापने के लिए जिस यंत्र का प्रयोग किया जाता है वह किया जाता है गैल्वेनोमीटर। इसे हिंदी में धारामापी भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? धारामापी। और वोल्टमीटर का प्रयोग किया जाता है विभव या विभवांतर मापने के लिए। तो यहाँ पूछ रहा है कि विद्युत परिपथ में धारा मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गैल्वेनोमीटर। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? कौन एक ऐसा है जो विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, IR²। ये विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कौन बना सकता है? निम्नलिखित में से किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कौन बना सकता है? तो देखिए, ऑप्शन ए, कांच की पट्टिका। तो कांच की पट्टिका तो होगा नहीं। और ऑप्शन बचता है दो, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। तो अभी हम लोग पढ़े हैं कि मानव नेत्र में जो है ना, उत्तल लेंस, मानव नेत्र जो होता है उत्तल लेंस की तरह होता है और उत्तल लेंस में वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब बनता है। और यहाँ कह रहा है निम्नलिखित में से किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कौन बना सकता है? तो उत्तल लेंस बना सकता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, किसी बिंदु वस्तु से निकलकर किरणें किसी लेंस से अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है उसे कहते हैं। तो जिस बिंदु पर मिलती है ना, उस बिंदु को फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तल लेंस। फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक कैसा होता है? उत्तल लेंस। कैसा होता है? निम्नलिखित शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद? उत्तल लेंस। उत्तल लेंस क्या करता है? बड़ा बनाता है। आज जिसकी कम फोकस दूरी होगी ना, कम फोकस दूरी होगी, उसकी क्षमता अधिक होगी। एक चीज़ और जानिए, उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है और अवतल लेंस की क्षमता कैसी होती है? ऋणात्मक होती है। उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है और अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। तो हमें इसमें पढ़ने के लिए ऐसा चाहिए, उत्तल लेंस बड़ा प्रतिबिंब बनाता है, तो इसमें हमें चाहिए उत्तल लेंस। तो उत्तल लेंस एक यहाँ है और एक यहाँ है। तो इसमें फोकस दूरी 50 है, इसमें फोकस दूरी 5 है। तो जिसकी फोकस दूरी कम होगी उसकी क्षमता अधिक होगी। तो आप लोग बताइए, 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी की क्षमता अधिक होगी कि 5 सेंटीमीटर? कौन कम है? तो 5 सेंटीमीटर कम है। 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी की क्षमता अधिक होगी और उत्तल लेंस है तो ये इसका बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस। नेक्स्ट है, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर है। देखिए, माइनस में फोकस दूरी दिया है, तो दर्पण या लेंस कौन हो सकता है? तो ये होगा, देखिए, अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है और अवतल दर्पण की भी फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न है, बोल्ट जो होता है बराबर होता है। तो जानेंगे, बोल्ट जो है, बोल्ट भी बराबर होता है कार्य बटा आवेश। किया गया कार्य बटा आवेश। आवेश को विद्युतीय क्षेत्र के में लाने में किया गया कार्य। तो इसका मात्रक चाहिए। तो ये डब्लू
का मतलब होता है कार्य और कार्य का मात्रक होता है जूल। कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल। ये है क्यू माने कूलम, क्यू माने कूलम, आवेश है तो आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलम। तो जे बटा सी, जूल बटा कूलम, जूल बटा कूलम, जूल बटा जूल बटा कूलम। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 कि विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? तो आवेशों के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। आवेशों के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो अभी हम लोग पढ़े हैं वोल्ट बराबर होता है जूल बटा कूलम। तो इसको अगर हम जूल यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन करेंगे तो जे बराबर होगा भी इंटू सी, जे बराबर भी इंटू सी। जे माने जूल, जूल बराबर सी का मतलब कूलम बटा वाट, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कितना होगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है CHO अभिक्रियाशील समूह को कहते हैं। तो इसको बोला जाता है एल्डिहाइड समूह। एल्डिहाइड का CHO होता है। नेक्स्ट है एथेनॉल को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करने पर निम्नलिखित में से कौन सी गैस बन? ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित है जिंक ब्लेंड निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क? तो यहाँ देखिए कुछ धातु हैं उसके अयस्क हैं। तो एल्युमिनियम जो है, एल्युमिनियम का अयस्क होता है बॉक्साइड होता है, क्रायोलाइट होता है, कोरंडम होता है। कॉपर जो है, कॉपर जिसका संकेत Cu होता है, इसका अयस्क होता है क्यूपराइट, कॉपर ग्लांस, कॉपर पाइराइट। सिल्वर जिसे चांदी कहा जाता है हर्न सिल्वर होता है, अर्जेंटाइन होता है। नेक्स्ट है जिंक जो है, जिंक का जिंक ब्लेंड होता है, कैलेमाइन होता है, जिंकाइड होता है। ये क्या है? अयस्क है। मरकरी जिसे पारा कहते हैं, इसका अयस्क होता है सीनेबार। काफ़ी बार परीक्षा में पूछा जा चुका है कि मरकरी का अयस्क क्या होता है? सीनेबार। तो यहाँ हमसे पूछ रहा है कि जिंक ब्लेड निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? नाम से ही क्लियर है जिंक ब्लेड, तो ये जिंक का होगा और जिंक ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फिर कह रहा है आवर्त सारणी के किसी आवर्त के तत्वों में कौन सा गुण समान रहता है? तो कक्षा की संख्या समान रहती है। नेक्स्ट है अभिक्रिया कैल्शियम ऑक्साइड जल से अभिक्रिया करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो हम लोग जानते हैं जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं तो उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया। तो ये संयोजन अभिक्रिया है। जल में घुलनशील भस्म कहलाते हैं। तो जल में घुलनशील भस्म को क्षार कहते हैं। जल में घुलनशील भस्म को क्या कहते हैं? क्षार। राइट आंसर होगा बी। सोडा इसका रासायनिक नाम है। फिर कह रहा है सोडा इसका रासायनिक नाम जो होता है Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट है। निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है? तो इसमें जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस विजातीय है। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा को खाने का सोडा भी कहा जाता है। इसका रासायनिक नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। तो इसका ये हो जाएगा सूत्र होता है NaHCO3। राइट आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नांकित में कौन संक्षारक अम्ल है? तो संक्षारक अम्ल है सल्फ्यूरिक अम्ल। से संक्षारक का से सल्फ्यूरिक अम्ल। अगला प्रश्न है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का pH मान होता है। तो देखिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोला जाता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसको कहा जाता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का। स्पष्ट है यहाँ हाइड्रोक्साइड है, तो हाइड्रोक्साइड है तो ये अम्ल नहीं है, ये क्षार है। हम लोग जानते हैं क्षार का pH मान कितना होता है? तो क्षार का pH मान 7 से अधिक होता है, अम्ल का pH मान 7 से कम होता है। और जो उदासीन विलयन होता है उसका pH मान कितना होता है? 7 होता है। और pH कभी कभी प्रश्न पूछ सकता है कि pH का जो pH स्केल होता है उसका परास कितना होता है? तो उसका परास 0 से लेकर 14 तक होता है, 0 और 14 होता है। तो यहाँ देखना है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जब क्षार है तो इसका pH मान कितना होगा? 4 होगा, 3 होगा, 7 होगा? नहीं, तो कितना होगा? 10.5 होगा। याद रखेंगे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का pH मान 10.5 होता है। आगे कह रहा है सल्फर के संयोजी सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? सल्फर के संयोजी सेल में, तो सल्फर का परमाणु संख्या कितना होता है? सल्फर का परमाणु संख्या 16 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कीजिए। तो प्रथम कोष में 2 इलेक्ट्रॉन आएगा, उसके बाद वाला में 8 आएगा, 8 2 10, लास्ट वाला में 6 आएगा। तो अंतिम कोष में जो
उपस्थित इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, उसी को संयोजी शेल इलेक्ट्रॉन बोला जाता है। तो अंतिम में कितना है 6, तो 6 ऑप्शन दिया है, हाँ राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे कह रहा है निम्नलिखित में किसकी आयनन ऊर्जा अधिकतम होती है, तो फ्लोरीन की आयनन ऊर्जा सबसे अधिक इसमें होगी, किसकी, फ्लोरीन की। नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर है, तो यहाँ जो जूल प्रति सेकेंड होता है वो 1 वाट के बराबर होता है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए विद्युत। नेक्स्ट प्रश्न है विद्युत हीटर के तार की कुंडली बनी होती है, तो विद्युत हीटर जो होता है उसकी तार की जो कुंडली बनी होती है नाइक्रोम की बनी होती है। अगर आ गया विद्युत बल्ब के तंतु या फिलामेंट बना होता है तो टंगस्टन धातु का। तो ध्यान रखेंगे अगर विद्युत हीटर के तार के बारे में पूछ रहा है तो नाइक्रोम को लगाएंगे, अगर विद्युत बल्ब का तंतु या फिलामेंट पूछ रहा है तो टंगस्टन को लगाएंगे। यहाँ पूछ रहा है विद्युत हीटर की तार की कुंडली बनी होती है, किसकी बनी होती है, नाइक्रोम की बनी होती है। नेक्स्ट है किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में बदल देता है क्या कहलाता है, तो उसको प्रतिरोध बोला जाता है, ऑप्शन नंबर ए। क्या बोला जाता है, प्रतिरोध बोला जाता है। नेक्स्ट है एक विद्युत सेल से धारा प्राप्त करने पर इनके सिरों के बीच विभवांतर का मान होता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी विद्युत वाहक बल से कम। किससे कम, विद्युत वाहक बल से कम। अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है, अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत उसको कहेंगे, एक होता है नवीकरणीय और एक अनवीकरणीय। तो नवीकरणीय में क्या होता है कि कितना ही ऊर्जा का इस्तेमाल करेंगे वो समाप्त नहीं होगा, और अनवीकरणीय में एक बार जब हम यूज कर लेंगे ना तो वो समाप्त हो जाएगा, उसको बनने में काफ़ी समय लगेगा। तो इसमें देखिए कौन सा है जो समाप्त हो जाएगा, कोयला है, पवन है, जल है, सूर्य है। तो सूर्य, जल और पवन ये समाप्त होने वाले नहीं है, तो ये नवीकरणीय है। कोयला समाप्त हो जाएगा इसलिए यह ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तरंग दैर्ध्य को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है, तो देखिए तरंग दैर्ध्य को मीटर में मापा जाता है, किस में मापा जाता है, मीटर में मापा जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चालक तार से प्रवाहित विद्युत धारा में गतिशील कण होता है, कोई चालक तार है उसमें क्या चीज़ ऐसा है जो गतिशील होता है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन गतिशील होता है, इलेक्ट्रॉन के बहने से ही धारा प्रवाहित होती है। नेक्स्ट है 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलम आवेश को ले जाने में किया गया कार्य कितना होगा, तो कार्य बराबर हो जाएगा विभव बटा क्यू, V बाई क्यू। तो V का मान दिया है कितना 12 और Q का मान दिया है 2, 2 छके 12, तो यहाँ हो जाएगा 6 जूल। क्या हो जाएगा 6 जूल। नेक्स्ट है मेंडल ने अपने आनुवांशिकी प्रयोग हेतु किस पौधे का उपयोग किया था, तो उन्होंने मटर के पौधे को चुना था। किसका चुनाव किया था, मटर के पौधे का। किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है, तो देखिए ये वायवीय श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है मानव में नर जनन ग्रंथि कहलाता है, मानव में नर जनन ग्रंथि कहलाता है, तो मानव में नर जनन ग्रंथि है वृषण। क्या है, वृषण है। नेक्स्ट है कि जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है, अणु की गति, वृद्धि, संघ और समन्वय, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी वृद्धि। क्या होगा, वृद्धि। स्वपोषी पोषण होता है, सबको पता है पौधों में स्वपोषी पोषण होता है, किस में होता है स्वपोषी पोषण, पौधों में, किस में, पौधों में। नेक्स्ट है ग्लाइकोलाइसिस होता है, तो ये होता है कोशिका द्रव में, किस में होता है, कोशिका द्रव में, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई को कहते हैं, तो इसको बोला जाता है न्यूरॉन। क्या बोला जाता है, न्यूरॉन। तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को न्यूरॉन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, न्यूरॉन बोला जाता है। कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है, तो लाइपेज जो होता है, लाइपेज वसा पर क्रिया करता है। कौन वसा पर क्रिया करता है, लाइपेज। कौन करता है, लाइपेज। ओजोन का आणविक सूत्र होता है, तो ओजोन का आणविक सूत्र O3 होता है। ओजोन का आणविक सूत्र कितना होता है, O3 होता है। पीएच का कौन सा मान क्षारक विलयन को निरूपित करता है, हम सभी जानते हैं पीएच जो है एक स्केल होता है जिससे अम्ल, क्षार और उदासीन विलयन की जांच की जाती है। जिसका पीएच का मान 7 से कम होता है वह अम्ल होता है, जिसके पीएच का मान 7 से अधिक होता है वह क्षार होता है, और जिसका पीएच 7 होता है वह उदासीन होता है। यहाँ पूछ रहा है कौन सा विलयन क्षारक विलयन को निरूपित करेगा, तो क्षारक को वही निरूपित करेगा जिसका पीएच मान 7 से अधिक होगा। तो इसमें 7 से अधिक कौन है, 13 है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी।
पूरी वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिए, इसमें से बहुत ऐसे प्रश्न हैं जो बोर्ड परीक्षा में आने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल के एक अणु में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात होगा। सब कोई जानता है जल का परमाणु संख्या होता है H2O। हाइड्रोजन कितना है 2, और प्राकृतिक पदार्थ क्या है? देखिए दुनिया में, विश्व में सबसे जो प्राकृतिक पदार्थ है जो सबसे कठोर होता है वह है डायमंड, हीरा। क्या है? हीरा है। सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है? तो सिल्वर आयोडाइड का रंग जो है पीला होता है। कैसा होता है? पीला होता है। श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? तो श्वसन जो है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऊष्माक्षेपी। पौधों में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? तो पौधों में जनन अंग पुष्प में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? पुष्प में। मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है? तो करता है अनुमस्तिष्क। कौन करता है? अनुमस्तिष्क। नेक्स्ट है, किस पौधे में रंध्र अनुपस्थित होता है? किस पौधे में रंध्र अनुपस्थित रहता है? रंध्र पौधों का एक महत्वपूर्ण भाग होता है जिससे श्वसन की क्रिया करते हैं। तो कौन सा पौधा है जिसमें रंध्र नहीं रहता है? तो हाइड्रिला प्रदूषण से संबंधित है। रक्त में ऑक्सीजन का वाहक है, तो रक्त में जो ऑक्सीजन का वाहक होता है हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन होता है। क्या होता है? हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे बर्थ हार्मोन कहा जाता है? तो थायरोट्राइपिन को। थायरोट्राइपिन को। बीज विकसित होता है। बीज विकसित होता है। तो बीज जो विकसित होता है ना वह होता है बीजांड में। किसमें? बीजांड में। ऑप्शन नंबर डी। ग्रहणी भाग है, तो ग्रहणी जो है छोटी आंत का भाग है। नेक्स्ट है, तालाब किस प्रकार का पारिस्थितिकी तंत्र है? तो कृत्रिम। कैसा? कृत्रिम। निम्न में कौन सा पारिस्थितिक तंत्र में अधिकतम संख्या में मौजूद होते हैं? तो उत्पादक। कौन सबसे अधिक संख्या में मौजूद होते हैं? उत्पादक। जीवों की उत्पत्ति के पहले पृथ्वी पर निम्नलिखित में से क्या नहीं था? पृथ्वी पर निम्नलिखित में से क्या नहीं था? तो ऑक्सीजन नहीं था। क्या नहीं था? ऑक्सीजन नहीं था। क्या नहीं था? ऑक्सीजन नहीं था। भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति होती है 50 Hz। कितनी? 50 Hz। नेक्स्ट है, 1 माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा है, तो 1 माइक्रो एम्पियर में होता है 10 के पावर -6 एम्पियर। 10 के पावर -6 एम्पियर बराबर 1 माइक्रो एम्पियर। नरौना नाभिकीय विद्युत संयंत्र के किस राज्य में स्थित है? तो ये है आपको, ये है नरौना, उत्तर प्रदेश में है। कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट है, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है? सबको जानता है, सिंपल सा क्वेश्चन है। प्रिज्म का प्रयोग होता है। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका प्रयोग होता है? प्रिज्म का। आगे प्रश्न कह रहा है, आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त में तत्वों की संख्या। अब बताइए, आवर्त सारणी में, आधुनिक आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं? तो आधुनिक आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं? 7 आवर्त होते हैं। कितने आवर्त होते हैं? 7। और समूह या वर्गों की संख्या कितनी होती है? 18 होती है। कितनी होती है? 18 होती है। तो ये कह रहा है प्रथम आवर्त में कितने तत्व हैं? तो प्रथम आवर्त में 2 ही तत्व हैं, एक हाइड्रोजन है और एक हीलियम है। कौन कौन है? 2 है। कितने तत्व हैं? 2 है। निम्नलिखित में से किससे इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकालना सबसे आसान है? तो M+ से। किससे? M+ से। द्वितीय आवर्त सेल में तत्वों के लिए कौन सा सेल बाह्यतम सेल होगा? कौन सा? द्वितीय आवर्त में, द्वितीय आवर्त है ना, तब द्वितीय सेल, तो द्वितीय सेल प्रथम सेल K है, द्वितीय सेल L है, तो L सेल। क्या होगा? L सेल। संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रेणी के सदस्यों को कहा जाता है? तो संतृप्त को कहा जाता है एल्केन, असंतृप्त को कहा जाता है एल्कीन और एल्काइन। तो ये पूछ रहा है संतृप्त हाइड्रोकार्बन के सदस्यों को कहा जाता है एल्केन। क्या कहा जाता है? एल्केन। इसका सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2n+2। क्या होता है? CnH2n+2। मेंडलीव द्वारा छोड़े गए आवर्त सारणी के रिक्त स्थानों में बाद में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पदस्थापित किया गया? तो ये किया गया सिलिकॉन। कौन किया गया? सिलिकॉन। आवर्त सारणी के प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य होता है। तो अंतिम सदस्य जो होता है ना, 18वां वर्ग का जो समूह है वही अंतिम है प्रत्येक, और इसको बोला जाता है शून्य ग्रुप का, चाहे निष्क्रिय चाहे आइडियल गैस। तो यहाँ दिया है निष्क्रिय गैस, मार देंगे। किसी तत्व में 2 सेल हैं और दोनों ही इलेक्ट्रॉनों से पूर्णतः भरे हुए हैं, तो 2 सेल का मतलब होगा एगो K और L। K में होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 और L में 8, और 8 2 कितना होता है? 10। तो 10 देखेंगे कि किसका परमाणु संख्या, तो 10 तो नियॉन का है, तो ये नियॉन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक
क्रियाशील हैलोजन है तो फ्लोरीन। कौन होगा? फ्लोरीन। कार्पस ल्यूटियस ने स्रावित हार्मोन है। कार्पस ल्यूटियम से स्रावित हार्मोन है। कौन हार्मोन होगा? तो ये होगा प्रोजेस्टेरॉन। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का स्रोत है तो सबको जानता है ऊर्जा का स्रोत सूर्य का प्रकाश है। मानव का उद्भव स्थान है तो मानव का उद्भव स्थान जो है अफ्रीका को माना जाता है। किसको माना जाता है? अफ्रीका को। निम्नलिखित में कौन लैंगिक जनन संचारित रोग है? तो यहाँ सुजाक और एड्स दोनों जो है लैंगिक जनन संचारित रोग है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। मानव गुर्दे का आकार होता है तो मानव में गुर्दों की संख्या कितनी होती है? 2। और उसका आकार जो होता है सेम के बीज के आकार के जैसा होता है। कैसा? सेम के बीज के आकार के जैसा। किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का कारण है टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, थायरॉक्सिन। तो इसका हो जाएगा ए और बी दोनों, टेस्टोस्टेरोन भी एस्ट्रोजन्स भी। यौन परिपक्वता की अवधि को कहते हैं यौनारंभ। ओजोन परत का ह्रास मुख्यतः किसके कारण होता है? तो ये CFC से होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन से होता है। आज का एक और प्रश्न है, बड़ी ही शानदार प्रश्न। आज का ये क्यूज है। इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। जो भी पहले लिखेगा उसके नाम की घोषणा जो है अगले वीडियो में हम करेंगे, जो विजेता होगा। तो आज का पहला प्रश्न है, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन है? सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन है? ऑप्शन ए चांदी, बी लोहा, सी हीरा, डी कोयला। आपको इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में देना है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।